आज हम अगला टॉपिक वर्ण व चयन एवं निष्कर्षण सिलेक्शन एंड कलिंग। वर्ण और चयन एक ही है और निष्कर्षण कलिंग इसे कहते हैं। कौन कौन से प्रकार का होता है और कितने भागों में कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं, कलिंग करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तो वर्ण अथवा निष्कर्षण क्या है? आजकल के दौर में अच्छी नस्ल व अच्छे गुणों के पशु एकत्रित करना या उनका देखना सिलेक्शन कहलाता है, तथा इसके विपरीत जो कम उत्पादन वाले पशु हैं उनको अपने झुंड या अपने पशुशाला से बाहर निकालना निष्कर्षण कलिंग कहलाता है। वर्ण क्या है? किसी भी पशु का पशु झुंड में से किसी भी पशु का पशु झुंड में से चुनना ही वर्ण या चयन कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। अब यह प्रक्रिया वर्ण या चयन उत्पादन को देखकर करते हैं। कौन कौन से अच्छे गुण हैं, कौन कौन से इसके गलत गुण हैं, जिनके कारण इनको कलिंग किया जाता है। तो सिलेक्शन क्या होता है? वर्ण किसी भी पशु का पशु झुंड में से चुनना ही वर्ण कहलाता है या चयन कहलाता है। उसके विपरीत उस पशु झुंड में से पशु को अस्वीकार करना, रिजेक्ट करना ही निष्कर्षण या कलिंग कहलाता है। यानी कि कोई भी पशु है उसमें अच्छे गुण नहीं है तथा दूध कम देता है, बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी बीमार होता है, इन गुणों को देखकर उनको पशु झुंड से अलग करना वो कहलाता है निष्कर्षण यानी कलिंग। ये है इसकी डेफिनेशन। वर्ण सिलेक्शन यानी कि अच्छे गुणों को देखकर अगली पीढ़ी में उससे भी अच्छे गुणों के पशु प्राप्त करना। उसके लिए हम किसी भी हर्ड में से, किसी भी पशुशाला में से, किसी भी गौशाला में से अच्छे गुणों को देखकर हम पशु को ले आते हैं, वो कहलाता है सिलेक्शन। उसी प्रकार उसके विपरीत जो भी अवांछनीय गुण है या कम उत्पादन वाले गुण हैं उनके बारे में जानकर पशु को अपने हाड़ या अपनी पशुशाला या गौशाला में से बाहर निकालना या उसको भेज देना वो कहलाता है निष्कर्षण यानी कलिंग। वो कहलाता है कलिंग। वर्ण करना व निष्कर्षण करना एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। यानी सिलेक्शन कर लो तो बाद में बचा हुआ निष्कर्षण यानी कि अस्वीकार किया हुआ पशु होगा। चयन का बहुत प्राचीन यानी पहले हम भी किसी लड़के या लड़की को देखते थे तो उसके गुणों को देखकर सिलेक्शन करते थे। इसी प्रकार से पशुपालक भी उसके दूध उत्पादन और मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन ये देखकर सिलेक्शन किया जाता है कि ये ब्रीड ठीक है या नहीं है। इसी प्रकार से चयन या वर्ण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार पहला प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चयन, दूसरा है कृत्रिम चयन। ये दो प्रकार की विधियों के द्वारा हम किसी भी पशु का चयन करते हैं। इसमें प्राकृतिक चयन में नेचुरल सिलेक्शन और ये है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पहला है नेचुरल सिलेक्शन में हम पशु की शरीर की शक्तिशाली देखेंगे जो भी प्राकृतिक रूप से उसको प्राप्त हुआ है वो
वो होगा प्राकृतिक चयन में। कृत्रिम रूप से हम उसको क्या क्या डेवलप किए हैं वो होगा कृत्रिम चयन। प्राकृतिक चयन में हम क्या देखेंगे, शक्तिशाली वह अपना कुटुंब शीघ्रता से बढ़ाता हो, यानी कि प्रजनन क्षमता ठीक हो, ज्यादा संतान पैदा करता हो, तथा जो निर्बल है वह संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। अतः यदि चयन वर्ण करना पड़े तो शक्तिशाली पशु की संतानों में ही चयन हो जाए। इसे डार्विन नामक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दी थी? डार्विन ने। किसके समकक्ष? प्राकृतिक चयन। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी दी थी डार्विन ने। और दूसरा है कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल चयन। इसमें क्या करता है, पशुपालक अपने स्वार्थ के लिए कुछ गुणों के लक्षण को, कुछ विशेष गुण होते हैं प्रजाति में, उनको चुनता है तथा अगली पीढ़ी में उनको डेवलप करता है, उनको चुना जाता है, उसे सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम सोच सकते हैं कि हमें तो दूध ही चाहिए, दूध के लिए पशु चाहिए, तो उनमें वे लक्षण होने चाहिए, पशु अच्छी नस्ल का हो, उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता अच्छी हो। ये कृत्रिम रूप से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये प्राकृतिक में तो क्या है कि उसको एडॉप्ट किया हुआ है, प्रकृति से प्राप्त हुआ जो भी है वो आएगा। कृत्रिम में हम देख सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन कैसा है, पशु में शारीरिक वृद्धि कैसी है, नस्ल में संपूर्ण लक्षण दिखाई देते हैं, फिनोटाइप के गुण दिखाई दे रहे हैं। पशुपालकों में पशुओं के झुंड में उस सूची के अनुसार अपने हित स्वार्थ के लिए जिस पशु का चयन किया जाता है उसे कहते हैं कृत्रिम चयन। कृत्रिम चयन में हम पशु की बाहरी आकारिकी देखते हैं, फिनोटाइप के गुण, उसके जीनोटाइप, दूध कैसा देता है, संतानें कितनी पैदा और बीमारियों के प्रति कितना रेजिस्टेंट है, वो प्रकार का अगर सिलेक्शन होगा तो वो होगा कृत्रिम सिलेक्शन। अब है जो भी वर्ण, इसकी इंपॉर्टेंस, महत्वता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है वर्ण की महत्वता। महत्वता या इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है पशुपालक के हित में? पशुपालक के समग्र विकास के लिए केवल पशु का प्रजनन हेतु चयन कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, यानी पशु को प्रजनन के लिए चयन करना ही पर्याप्त नहीं होता है। उसके साथ साथ प्रजनन की विधियां भी अपनाना उतना ही अष्टमेय है, अन्यथा उनके उद्देश्य की पूर्ति अधूरी रह जाएगी। पशुपालक यदि दोनों का चयन करेगा तो उसे पशुओं की उन्नति, उसके वांछित गुणों के लिए जल्दी होगी। पशु महत्वता में प्रजनन की विधियां अपनाना जरूरी है, जिससे कि अच्छी किस्म के पशु पैदा किए जा सकते हैं। वांछित गुणों का समग्र विकास किया जा सकता है। और वांछित गुणों का समग्र विकास किया जा सकता है, ये वर्ण के द्वारा वर्ण की महत्वता है।
इसके अलावा क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं संरक्षण के और किन उद्देश्यों के कारण हम पशु का संरक्षण करें और किन पशु का हम निकृष्टन करें, उनके उद्देश्य क्या क्या है। वर्ण के उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसमें यह सत्य है कि पशुओं के नए जीन उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि जो पशु है जिसमें जीन जो निश्चित है वो ही रहेंगे, उसमें नए जीन हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्ण की विभिन्न विधियों के द्वारा जो भी संरक्षण की विधियां हैं उनके द्वारा हम उनमें आनुवंशिक बनावट जेनेटिक कंस्ट्रक्शंस को बदला जा सकता है, यानी कि जीन तो डेवलप नहीं कर सकते हैं, जीन डेवलप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक मेकअप हम बदल सकते हैं, जेनेटिक कंस्ट्रक्शन को जेनेटिक मेकअप को बदला जा सकता है। इसी प्रकार से पशुओं के उत्तम जीन एकत्र करना तथा पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में भेजना सुनिश्चित करना, ये वर्ण का उद्देश्य है। इसमें जीन को एकत्र करना व पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में भेजना, ये सुनिश्चित करता है। इसके मध्य में पशुओं में उत्पादन बढ़ाने हेतु पशुओं में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या क्या बढ़ा सकते हैं हम इसमें उत्पादन में, गाय भैंस का दुग्ध उत्पादन, गाय भैंस का दुग्ध उत्पादन। दूसरा भेड़ के ऊन की गुणवत्ता, भेड़ के ऊन की गुणवत्ता क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। वह बच्चों की संख्या में वृद्धि। अगला भेड़ सुअरी व बकरी में, भेड़ सुअरी व बकरी इन तीनों में एक ही समय में एक से अधिक बच्चे, एक समय में एक से अधिक बच्चे उत्पन्न कराना। भेड़ बकरी व ब्रोइलर्स में कम खाकर, भेड़ ब्रोइलर्स कम खाकर कम समय में ज्यादा वजन, कम खाकर कम समय में ज्यादा उत्पादन, कम समय में ज्यादा उत्पादन या ज्यादा वजन करना। उत्पादन वजन का घोड़ों में दौड़ने, घोड़ों में क्या कर सकते हैं, दौड़ने व कूदने की क्षमता, इसी प्रकार से मुर्गियों में एग प्रोडक्शन, कुत्तों में बुद्धि परीक्षण, ये प्रकार होता है वर्ण के उद्देश्य हैं। पशुधन का शीघ्र सुधार करना अर्थात पशु का उत्पादन बढ़े व पशुपालक का समग्र विकास हो, ये हैं संरक्षण के उद्देश्य। यानी कि किसी भी पशु का अगर हम संरक्षण करेंगे तो वो अगली पीढ़ी में कितना उत्पादन देगा या नुकसान देगा, उस चीज को देखकर हम आगे की संतति प्राप्त करें।
विधियां या चयन की विधियां, मेथड, चयन की विधियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन जिसे हम कह सकते हैं इंडिविजुअल सिलेक्शन। दूसरा है वंशावली, वंशावली चयन जिसे कहेंगे पेडिग्री। अपने वंश को देखकर किसी पशु का चयन करना। वंशावली चयन। व्यक्तिगत चयन में इंडिविजुअल पशु के खुद के गुणों को देखकर चयन करना। फिर है संतति परीक्षण। संतति परीक्षण, प्रोजेनी टेस्टिंग। इसमें जो भी पशु के संतति प्राप्त होगी उसके आधार पर चयन करना, संतति परीक्षण। फिर है प्रदर्शन व्रत। प्रदर्शन व्रत, प्रदर्शन व्रत चयन। इस चयन में 3-4 पशुओं को इकट्ठा करके चयन किया जा सकता है। फिर है उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर चयन। फिर है स्वास्थ्य यानी आनुवंशिकता तथा पर्यावरण, आनुवंशिकता व पर्यावरण पर चयन। लास्ट 7वां है स्वास्थ्य व जनन क्षमता पर, स्वास्थ्य जनन क्षमता के आधार पर चयन। तो चयन की कौन कौन सी विधियां हैं? हम पशु को कौन कौन से गुण देकर सिलेक्शन करते हैं? उसमें सर्वप्रथम है व्यक्तिगत चयन, इंडिविजुअल सिलेक्शन। इसमें पशु का खुद का फिनोटाइपिक गुण देखकर चयन किया जाता है। वंशावली में पेडिग्री सिलेक्शन, यानी कि पूरे वंश के दादा परदादा उनके वंश की उत्पादकता को देखकर चयन किया जाता है। संतति परीक्षण में, प्रोजेनी टेस्टिंग में संतति का प्रदर्शन व्रत में एक गोल चक्कर व्रत के रूप में पशुओं को खड़ा कर बीच में ऑब्जर्वेशन करके सिलेक्शन किया जाता है। उत्पादन के आधार पर पशु कितना दूध दे रहा है और इसके पीछे वाली पीढ़ी में इसके माता पिता कितना उत्पादन दे रहे हैं, उसका प्रोडक्शन देख के अगर सिलेक्शन किया जाता है तो वो होता है उत्पादन के आधार पर। आनुवंशिकता, पर्यावरण के आधार पर हम सिलेक्शन कर सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा है पशु का और उसकी रिप्रोडक्टिव क्षमता कितनी है, जनन क्षमता के आधार पर भी हम पशु का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम इन सभी चयन की विधियों को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। परिभाषा तो समझ में आ गई होगी, नाम के आधार पर ही इनकी परिभाषा दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे हम व्यक्तिगत चयन। पहला है व्यक्तिगत चयन, इंडिविजुअल सिलेक्शन। इस सिलेक्शन में क्या देखते हैं? पशुओं का दृश्य गुण, पशुओं का दृश्य गुण। दृश्य गुण का मतलब होता है जो हम आंखों से फिनोटाइप, दृश्य गुणों का मतलब है हम आंखों से डायरेक्टली देख सकते हैं। इसके आधार पर एक साथ कई पशुओं का चयन किया जा सकता है। अतः इस प्रकार के चयन को समूह वर्ण चयन या मास
सिलेक्शन होता है तो वो होता है इंडिविजुअल सिलेक्शन या व्यक्तिगत सिलेक्शन। इसमें पशु के बाह्य गुणों को देखा जाता है, उसके जीनोटाइपिक अथवा प्रजनन मूल्य के बारे में। इस विधि में जीनोटाइपिक व प्रजनन मूल्य के बारे में पता नहीं चलता है। प्रजनन मूल्य के बारे में पता नहीं लग पाता है। ये सिर्फ फेनोटाइपिक गुणों के आधार पर ही आधारित है। इस विधि द्वारा किसी भी पशु का चयन एक लक्षणों की सूची के आधार पर, यानी कि कौन कौन से लक्षण उसमें अच्छे हैं, कौन कौन से लक्षण गलत हैं, उसके आधार पर किया जा सकता है। जैसे गुणांकन पत्र, स्कोर कार्ड विधि भी, इसे स्कोर कार्ड विधि भी कहते हैं। स्कोर कार्ड विधि, स्कोर कार्ड विधि भी कहते हैं। इस विधि में हम गुणों का मूल्यांकन पत्र देखते हैं कि भाई इसमें दूध कितना दे रहे हैं, प्रजनन क्षमता क्या है, स्वास्थ्य कैसा है और कैसी शरीर की बनावट है, फेनोटाइपिक गुणों को देखकर एक मूल्यांकन पत्र स्कोर कार्ड बनाते हैं। इसके अलावा अगला है व्यक्तिगत। ये हुई इसके चयन की व्यक्तिगत विधि के बारे में अध्ययन। ये परिभाषा क्या क्या देखते हैं और क्या क्या इसमें हम अच्छे गुण देखकर अगली पीढ़ी में क्या क्या गुणों का चयन कर सकते हैं। अब है इस विधि की लाभ, क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसकी त्रुटियां, डिमेरिट्स हैं। व्यक्तिगत चयन की लाभ में नर व मादा दोनों में उपस्थित गुणों के चयन में के लाभ। पहला है इसमें नर व मादा पशु में उपस्थित गुणों के चयन की, मादा दोनों में उपस्थित गुणों के चयन की सही विधि है। चयन की सही विधि है या सर्वोत्तम विधि है। व्यक्तिगत चयन विधि के द्वारा एक समय में तथा कम समय में काफी बड़ी संख्या में पशुओं का चयन किया जा सकता है। इंडिविजुअल सिलेक्शन में कम समय में अधिक पशुओं का चयन किया जा सकता है। तीसरा है इस विधि द्वारा जो संतान का उत्पादन संबंधी मूल्यांकन उसके बाह्य गुणों को देखकर लगाया जा सकता है। उसमें उसके जनकों के कितने प्रतिशत से अधिक बाह्य गुण विद्वान हैं वो हम देख सकते हैं। यानी संतति में माता पिता के कितने प्रतिशत गुण आए उनका अध्ययन किया जा सकता है। कितना प्रतिशत गुण माता पिता से आए हैं उसका अध्ययन किया जा सकता है। अब इसके बाद में इसकी डिमेरिट, यानी इसमें और इस सिलेक्शन में कौन कौन सी त्रुटियां पशुपालक से हो सकती है, ये तो थे इस विधि के लाभ। अब इस विधि में कौन कौन सी हानियां या त्रुटियां सिलेक्शन में पशुपालक को हो सकती है। त्रुटियां
यानी कि डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। इस विधि में पशु का चयन बाह्य गुणों को देखकर ही किया जा सकता है। इस कारण से उसका सही जीनोटाइप, इस विधि में सही जीनोटाइप, इस विधि में जीनोटाइप, सही जीनोटाइप का पता नहीं लग पाता है। ये इसका डिमेरिट्स है कि बाह्य गुण तो हम देख सकते हैं, लेकिन आंतरिक गुण, जीनोटाइप के गुणों को हम पता नहीं लग पाते हैं। उसके प्रजनन मूल्य कैसा है उसका पता नहीं लग पाता है। इस विधि द्वारा नर व मादा पशु का चयन जनक के रूप में एक साथ करते हैं। इस विधि से एक ही समय में दोनों प्रकार के लिंगों पर नहीं अपनाई जा सकती है। जैसे गाय भैंस के दूध में दुग्ध उत्पादन, मुर्गियों में अंडा उत्पादन, क्योंकि यह गुण केवल मादाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो प्रजनन सांडों के लिए यह चयन विधि महत्वहीन है। यह विधि दोनों के लिए उत्तम नहीं है। इसमें हम मादा पशुओं के बारे में पता लगा सकते हैं, उनका उत्पादन देखकर। इस प्रकार से यह नर पशुओं के लिए महत्वहीन विधि है। पशु के गुणों को अभिलेख में परिपक्व हो जाने के बाद ही मिल पाते हैं, तब तक उनका चयन हो चुका होता है पशुओं का। इसमें हम रिकॉर्ड देखकर ही सिलेक्शन कर सकते हैं, जब तक उनका सिलेक्शन हो चुका होता है। जिस गुण की वंशागति हेरिडिटरी कम होती है उसकी प्रजनन क्षमता कम अंकित होती है। इसमें वंशागति कम होगी तो प्रजनन मूल्य भी कम होगा। तो ये था हमारा व्यक्तिगत चयन। इस प्रकार से हम पशु का चयन करते हैं, उसके कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन सी उसमें हमें संरक्षण करने में त्रुटियां रह जाती हैं। इसके बाद में दूसरा सिलेक्शन जो हम पीढ़ी को देखकर यानी वंश को देखकर हम चयन करते हैं, उसे कहते हैं वंशावली चयन। वंशावली चयन में पशु के पूर्वजों के वंशावली चयन वह विधि जिसमें पशु के पूर्वजों जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादी परदादा, परदादा वंशावली चयन वह विधि जिसमें पशु के पूर्वज जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा, उसकी संतति भाई बहन जैसे भाई बहन जैसे निकटतम संबंधी, निकटतम संबंधित को देखकर पशु का जनक के रूप में निकटतम संबंधी को देखकर
देखकर पशु का चयन करना, पशु का जनक के रूप में चयन करना, वंशावली चयन कहलाता है। सीधी सी बात है, वंशावली चयन वह विधि है जिसमें पशु के पूर्वज जैसे माता पिता दादा दादी परदादा भाई बहन जैसे निकटतम संबंधियों को देखकर पशु का जनक के रूप में सलेक्शन करना वो कहलाता है वंशावली चयन। यह वंशावली कम आयु के पशुओं के लिए, वंशावली चयन कम आयु के पशुओं के लिए अति उत्तम होती है। इसमें प्रथम पीढ़ी में हम माता पिता का रिकॉर्ड देखेंगे, प्रथम पीढ़ी में माता पिता का, दूसरी पीढ़ी में दादा दादी का और तीसरी पीढ़ी में परदादा दादी का कितना दुग्ध उत्पादन है, कितनी उसकी प्रजनन क्षमता है, कितना उसका बाह्य रूप कैसा है, वो देखकर हम अगर किसी पशु का जनक के रूप में सिलेक्शन करते हैं तो वो है वंशावली चयन। अब है वंशावली चयन के लाभ। जिस प्रकार से हमने इंडिविजुअल सिलेक्शन व्यक्तिगत चयन के लाभ पढ़े थे, उसमें हम भाई गुणों को देखकर सिलेक्शन किया था, तो इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। वंशावली पेडिग्री सिलेक्शन के लाभ में वे गुण जिनकी अभिव्यक्ति काफी समय बाद होती है, यानी कि वे गुण जिनकी अभिव्यक्ति माता पिता के बाद, माता पिता से मतलब परदादा दादी से माता पिता और उसकी संतान में आए, यानी जो अभिव्यक्ति समय बाद होती है, जैसे दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की क्षमता दादा दादी में कैसा था और उसके माता पिता में कैसा, उसकी संतति में कितना दुग्ध उत्पादन हुआ, ये है आदि पशु का चयन उसकी वंशावली के आधार पर युवा अवस्था में वर्ण का सर्वोत्तम, युवा अवस्था में वर्ण का सर्वोत्तम तरीका है युवा अवस्था में अगर किसी उसका सिलेक्शन करना है, किसी जनक का पशु के रूप में सिलेक्शन करना है तो वो वंशावली चयन के द्वारा संभव है। वे गुण जिसकी वंशावली अधिक है उसके लिए चयन की उत्तम विधि वंशावली, जिसकी वंशावली अधिक है, जिन पशुओं की वंशावली अधिक है उनके लिए चयन की सर्वोत्तम विधि है। इस प्रकार का है कि संतति परीक्षण में सहायक है। इसके बाद में इस विधि द्वारा हम सेक्स लिमिट ट्रेड लक्षणों का चयन, सेक्स लिमिट और सेक्स इन्फ्लुएंस आपको पहले पढ़ाया हुआ है, इसमें है इस विधि में सेक्स लिमिट लक्षणों का चयन दोनों लिंगों के लिए किया जा सकता है। नर व मादा के द्वारा, नर व मादा दोनों में उनका सेक्स लिमिटेड लक्षणों का चयन किया जा सकता है। जैसे सांड का उत्पादन हेतु चयन उनके मादा संबंधी दुग्ध के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि नर का तो उत्पादन, सांड का उत्पादन देखकर और मादा का दुग्ध उत्पादन देखकर चयन किया जा सकता है। इस विधि में पशु के आनुवंशिक योग्यता का पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से वंशावली चयन के लाभ है युवा अवस्था में वर्ण की सर्वोत्तम तरीका है। उसी प्रकार से दूसरा है वंशावली अधिक, अगर किसी पशु ढूंढ या आहार की वंशावली अधिक है उसके चयन के लिए सर्वोत्तम विधि है। और वंशावली चयन
इसकी एबिलिटी आनुवंशिक एबिलिटी है। इसके बाद में इसकी त्रुटियां कौन कौन सी त्रुटियां हैं इसमें? यदि पूर्वजों की वंशावली में पूर्वजों का अभिलेख अच्छा है तो प्राय ये धारणा हो जाती है कि पशु भी अपने पूर्वजों जैसा ही दुग्ध उत्पादन दे देगा या उससे अच्छा देगा। कई बार वातावरण में अन्य कारणों से अच्छे गुण उस क्षमता तक अपनी संतति में नहीं भेज पाते हैं, अतः इस बार उल्टे प्रभाव भी आ जाते हैं। कई शायद ज्यादा दर संतति उत्पन्न करते हैं तो वे दुग्ध उत्पादन कम करते हैं या अन्य दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कम होते हैं और इस प्रकार गलत चयन हो जाता है। इस चयन में पूर्वजों के आधार पर सलेक्शन कर लिया जाता है, करके वातावरण अनुकूल नहीं होने पर संतति में अच्छे गुण नहीं जा पाते हैं और उनका चयन हो जाता है। ये इसकी त्रुटि है, यानी पूर्वजों के आधार पर हम उनका रिपोर्ट देख के उसका सिलेक्शन कर लेते हैं, लेकिन वातावरण या अन्य कारणों के कारण उतना उत्पादन नहीं दे पाता है, जिससे कि हमारा चयन गलत हो जाता है। जिन गुणों की वंशागति कम होती है उस गुण से जो संबंधितों का अभिलेख एक चयन रेखा का कार्य नहीं कर पाता है। दूसरी त्रुटि है इसकी। तीसरा है युवा में अधिकतर अंतर प्रजनन इनब्रीडिंग करने से पशुओं की वंशावली भी लगभग एक सी हो जाती है। लगभग वंशावली के आधार पर प्रजनन एक सा हो जाता है। वंशावली चयन विधि नहीं अपनाई जा सकती है इनब्रीडिंग होने के कारण। क्या अधिक इनब्रीडिंग होने के कारण ये अधिक उपयोग में नहीं ली जा सकती है। अब है इसके अलावा अगली सिलेक्शन की विधि प्रोजेनी टेस्टिंग इसे कहते हैं। तो उसके क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या त्रुटियां हैं। तीसरी है संतति परीक्षण। संतति परीक्षण प्रोजेनी टेस्टिंग। संतति परीक्षण के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे।